आर्टिकल 51A तक तुम्हारा हो गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कितने थे तुम्हारे? मौलिक कर्तव्य कितने थे? 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी। अंतिम वाला क्या था? शिक्षा, कि 6 से 14 साल के बच्चों को हर माँ बाप क्या करेगा, या संरक्षक क्या करेगा, स्कूल भेजेगा, ठीक है। अब रहता है तुम्हारा 52 से 78 तक, इसमें प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पढ़ाएंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ पर कितने आर्टिकलों में आता है वो सब कुछ इसी में कवर कर लेंगे, चाहे आर्टिकल हमें 395 तक जाना पड़े, ठीक है, 395 तक जाना पड़े, आर्टिकल 52 से 78 तक। तो आर्टिकल 52 कहता है स्पष्ट, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, जो कैसा होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। संघ की मतलब केंद्र की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होगी वो सब किसमें होगी, समाहित राष्ट्रपति में, उसके अंदर ही होगी, क्योंकि अंतिम और कौन लगाएगा, राष्ट्रपति। इसलिए सारी शक्तियां किसमें निहित हैं, राष्ट्रपति में, जो इसका प्रयोग सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं, राज्यपाल हैं राज्य के लिए, केंद्र के लिए, और कैग वगैरह ये सारे अधिकारी कैसे हैं, राष्ट्रपति के अधिकारी हैं, ठीक है। तो 53 दो ही कहता है कि संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। ये रक्षा की सर्वोच्च कमान का मतलब है कि तीनों सेनाओं का क्या होगा, कमांडर होगा, तीनों सेनाओं का कमांडर होगा कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में आता है सीडीएस इसलिए बनाया गया 2019 में कि तीनों सेनाओं का समन्वय कर सके, ठीक है, तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेंस कर सके, ठीक है। अब कोऑर्डिनेंस के साथ साथ क्या है कि जो आदेश देना पड़ेगा ना कहीं बाहरी युद्ध के लिए या कहीं किसी भी शांति व्यवस्था रखने के लिए, तो कौन आदेश देगा, राष्ट्रपति देगा, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का, तो संघ की कार्यकारी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 52 कहता है राष्ट्रपति होगा भारत का एक, 53 कहता है संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। ऐसे होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों के निर्वाचित, न के मतलब नहीं, निर्वाचित का मतलब है जो जनता ने चुने हैं, और एक चुनता राष्ट्रपति खुद 12 जिनको मनोनीत करता है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 थे, वो हटा दिए, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन में वो हटा दिए, एग्लो इंडियन दोनों हटा दिए, 12 जो चुनता है, हाँ, लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 12, उनको वो वोट नहीं डाल सकते। विधान परिषद में या विधानसभा में जो निर्वाचित है राज्यपाल के द्वारा वो वोट नहीं डाल सकते। तो दोनों सदन के, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्य, ठीक है, क्या करेंगे, वोट डालेंगे। केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी जैसे दिल्ली है और पांडिचेरी, ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी के बाद बाकी गवर्नर होते हैं, उनमें विधायक होते नहीं, तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। सिर्फ अपवाद है दिल्ली और पांडिचेरी के, ठीक है, विधानमंडल डालेगा। और उसके बाद में 2019 से क्या कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल कर दिए गए हैं। उपरोक्त राज्यों के सदनों में मनोनीत सदस्य चुनाव प्रक्रिया में क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। जो मनोनीत वो होते हैं, या तो राज्यपाल चुने विधान परिषद या विधानसभा के लिए, और लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति चुने, वो वोट नहीं डाल सकते। हाँ, आप पूछो। पहले विधानसभा थी, अब केंद्र शासित विधानसभा भी है। जैसे दिल्ली में विधानसभा है, केंद्र शासित भी है, ऐसे पांडिचेरी है, ऐसे जम्मू कश्मीर भी है। हाँ होगा, अरे तो पांडिचेरी बनता है मुख्यमंत्री। हाँ, तो अभी केंद्र 2019 से लागू कर दिया, बोल तो रहा हूँ 2019 को नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लागू कर दिया गया है। पहले तो था ही, पहले तो मुख्यमंत्री था, पहले भी था, लेकिन 19 से क्या कर दिया, उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी वोट डाल सकेंगे, ठीक है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ठीक है, 2019 के बाद। फिर क्या है, 55-54 हो गया। 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, इसमें वोट डाले कैसे जाएंगे, मतलब मतदान होगा कैसे। मतलब जैसे अब वो तो चुन लिए हैं जनता ने, उनको भेज दिया कहाँ पर, विधानसभा भेज दिया हमने, लोकसभा भेज दिया, राज्यसभा उन्होंने
जो हमने चुना था उन्होंने चुन लिया राज्यसभा में, ऐसे ही हमने चुना था उन्होंने चुन लिया विधान परिषद में, ठीक है। अब वो किसे चुनेंगे? राष्ट्रपति को। तो कैसा हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप से और एकल संक्रमणी प्रणाली से इसका क्या होगा? वोट निर्वाचन होगा। एकल संक्रमणी प्रणाली क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये दो हमने बॉक्स बना दिए, हमने 2 बॉक्स बना दिए। अब मान लो कैंडिडेट हैं 4, कैंडिडेट कितने हैं? 4 या 5 कैंडिडेट हैं, मान लो अभी 4 ही हैं या 3 मान लो, 1 2 3, ए नाम का एक, बी नाम का एक, सी नाम का है, ठीक है। 2 बैलेट पेपर हमने लिए, 3 बैलेट पेपर लिए, 3 बैलेट पेपर या 2 बैलेट पेपर लिए। तो हमने क्या किया? बैलेट पेपर लिया हमने, इसमें हमने सोचा कि सबसे नंबर 1 पर रखेंगे हम ए वाले को। हम सबसे अपना कीमती वोट कैसे दे रहे हैं? ए वाले को। फिर बी वाले को दे रहे हैं तीसरे नंबर का वोट, रेटिंग। जैसे रेटिंग दे देना, जैसे कुछ फ्लिपकार्ट से या कुछ से मंगाते तो हम 3 रेटिंग दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। ऐसे देते हैं 5 रेटिंग, 4 रेटिंग, 3 रेटिंग, स्टार बनाते हैं। बस ऐसे ही नहीं देने होते हैं कि जैसे देखो वोट सबको डालना है, हमें वोट सबको डालना है, लेकिन वोट डालना कैसे कि हमें किसको कितना डालना है वो हम निर्णय लेंगे। 5 रेटिंग किसको दे दी? मतलब 1 नंबर आदमी सबसे ज़्यादा ए पर, दूसरे और इसको कितने मैंने वोट दिए? 3, मतलब 3 स्टार, इसे 5 स्टार, इसे 2 स्टार। दूसरा आदमी आया, उसने कितने दिए? इसको भी पहला, इसे दूसरे पे रखा और इसे रखा तीसरे पे। फिर आया तीसरा आदमी, उसने इसे दूसरे पे रखा, ए वाले को, बी वाले को पहले पे और सी वाले को तीसरे पे। ऐसे चौथा आदमी आया, चौथा वोट, उसने क्या, इसको पहले पे रखा, फिर तीसरे पे रखा, फिर दूसरे पे रखा। ये वोट पड़ गए, ये बैलेट पेपर में वोट पड़ गई। मतलब एक आदमी ने इसमें वोट डाल दिए, पहले के लिए 1 रखा, 1 नंबर पे मुझे अच्छा लग रहा है 1 नंबर पे, बी वाले को रखा 3 नंबर पे, जो सी नंबर पे जो लिखा था उसे रखा है हमने दूसरे नंबर पे। वोट डाल के तुम मान लो चले गए, ठीक है। दूसरा आदमी आता है, वो अपना बैलेट पेपर लेता है, दूसरा वो कहता है पहले पे मैं रखूंगा ए वाले को, बी वाले को रखूंगा मैं दूसरे पर, सी वाले को रखूंगा मैं तीसरा पर, ठीक है। उसने मान लो 1 2 3 ऐसे लिखे चला गया, ठीक है। अब कोई और आता है, वो कहता है ए वाला जो आदमी है उसे मैं दूसरा नंबर दूंगा और बी वाले को मैं पहला नंबर दूंगा, ठीक है। उसको बी वाली जाने कौन सी है? ये वाली। सी वाले को मैं तीसरा दूंगा। चौथा आदमी आता है, चौथा वोट आता है, वो कहता है पहले पर मैं ए को रखूंगा, बी को मैं रखूंगा तीसरे पर और सी को रखूंगा मैं दूसरे पर। अब इसमें देखेंगे जो वोट पड़े उसमें पहले नंबर वाले कितने हैं? सबसे ज्यादा पहले नंबर पर किसको चाहा है? तो पहले नंबर पर जैसे 1 2 3 किसको चाहा है? 1 को। तो सबसे ज्यादा वोट किसके हो गई? 1 के। इसके पहले पे कितना चाहा है? कितने लोगों ने चाहा है? पहले पे होना चाहिए ये सिर्फ 1 ने। इस पर किसी ने चाहा? किसी ने नहीं चाहा, तो ये तो हार गया। दूसरे पे ये रहा और फर्स्ट पे ये रहा, तो ये है एकल संक्रमणी मतदान। अब ऐसे जैसे ए बी सी है, इसमें 1 1 1 2। अब दूसरे पे कौन रहा? तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा हार गया। तो इनमें अब कभी कभी ऐसा था बराबर वोट पड़ जाते हैं। जैसे इसमें पहले पर कितने थे? 2, इसमें पहले पर 2। ऐसी स्थिति में क्या होता है? पर्ची डाली जाती है, फिर से वोट होता है, ठीक है। तो वोट डालता है किधर साइड जाना चाहेगा, ठीक है। वो अध्यक्ष जाएगा जिधर, उधर ही क्या हो जाएगा? इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये बराबर वाले हिस्से में क्या होता है कि जो एक रह जाएगा लास्ट में प्रोटेम स्पीकर, वो देखेगा कितना जाएगा प्रोटेम स्पीकर, वो तब तक लोकसभा अध्यक्ष होता है वो, तो वो चाहेगा हम किधर साइड जाएं। जब बराबर वाले मत में जिस साइड वो लग जाएगा उस साइड कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, समझ में आ गया। रेटिंग वाला सिस्टम है, मतलब हमने पहले पे जिसको चाहा है तो पहले वाले इसमें वोट कितने निकले? 3, तो सबसे ज्यादा वोट किसके? 1 है। इसमें एक नंबर वाले कितने करे? 1, तो इसमें 1 भी नहीं, तो जीता कौन? ये। अब मान लो यहाँ पर होते 44, यहाँ होते 32, यहाँ होते 30, तो ऐसे वोट बढ़ जाते हैं। मतलब 44 लोग चाह रहे हैं 1 नंबर पर ये वाला आदमी रहे, 33 वोट चाह रहे हैं कि बी वाला 1 नंबर पर है, और 20 वोट चाह रहे हैं कि सी वाला 1 नंबर पर है, ठीक है। ऐसे एक संक्रमणी पद्धति कहते हैं, ठीक है। अच्छी है ना पद्धति। अपने यहाँ पर क्या होता है, जिसके ज्यादा वोट हैं वही जीत जाता है, चाहे 1 वोट ज्यादा हो वही जीत जाता है, ठीक है। अपना प्रत्यक्ष होता है। समरूपता का सिद्धांत राज्यों के प्रतिनिधित्व की माप में एक रूपता अपनाई जाती है। जैसे मुख्य प्रक्रिया होती है, राज्य के एक सदस्य के वोट का मूल्य है राज्य की जनसंख्या बट्टे कुल निर्वाचित संख्याओं की संख्या गुणा 1000। अपना कैलकुलेशन कर लो, निकल आएगा। जैसे अपने यहाँ पर विधानसभा के निकालने वोट तो कितना होगा कि 403 बट्टे, अब कितने हैं जनसंख्या उतनी गुणा, नहीं, ऊपर राज्य की कुल संख्या जैसे 22 करोड़ है, नीचे 403 गुणा 1000 भाग दे दो, जो वोट निकलेगा वो निकल आएगा, ठीक है। समतुल्यता का सिद्धांत है कि इसके अनुसार सभी राज्यों के विधायकों के मतों के कुल योग और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग में समतुल्य होगी। अब ये अलग निकाल लो, विधानसभा का, लोकसभा का
अलग निकाल लो, उन दोनों को जोड़ दो, वो क्या निकल आएगी, एक वोट की वैल्यू निकल आएगी। 2019 के हिसाब से वोट की वैल्यू कितनी है हमारी 708, ठीक है। फिलहाल एक सांसद के वोट का मूल्य कितना है 708, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से निकाला जाता है। तो एक संसद सदस्य का वोट मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के वोट मूल्यों का योग बट्टे, ठीक है। सारे वोट हमने निकाले थे पहले, उनको सबको ऊपर रख लो विधानसभाओं को, ठीक है। अब फिर देखो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग, ऊपर विधानसभाएं टोटल भारत की, और नीचे संसद और संसद की राज्यसभा और लोकसभा, संसद और राज्यसभा का विधानसभाओं में टोटल भारत की में क्या दे देंगे भाग। तो कितना वोट निकल आया 708। तो एक वोट की कीमत कितनी निकल आई 708। अब किसी को मिल गए वोट, मान लो 56 या 58 या 100 वोट मिल गए, तो 100 वोट में कितना गुणा कर देंगे 708 का, ठीक है, वोट निकलाएंगे, वोट वैल्यू निकल आएगी, इतने वोट इस आदमी के पड़ गए, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल हस्तांतरणीय सिद्धांत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि एक निर्वाचित उम्मीदवार जनसंख्या के अनुपातों में लोगों की उपस्थिति देगा। जैसे कि कोटा होता है, कुल वैध वोट पड़े बटे 2 प्लस 1 कर देंगे, आदमी के कितने वोट पड़ गए, जीत जाएगा या हार जाएगा वो मालूम पड़ेगा। मतलब कुल वैध वोट मतलब जितने वोट पड़े, कुछ लोगों ने दिए ही नहीं, जितने वोट पड़े हैं बट्टे 2 और प्लस 1 कर देंगे, उस आदमी के वोट निकल आएंगे, ठीक है। मतलब कुल वैध वोट, जैसे मान लो किसी के मान 33 वोट पड़े, तो 33 गुणा 708 करने पड़ेंगे, टोटल वोट निकल आए बट्टे 2 और प्लस 1 कर देंगे, तो एक आदमी का वोट निकल आए। और किसी के पड़े 100, तो 100 गुणा 708 बट्टे 2 प्लस 1, फिर उसके वोट निकल आएंगे। फिर ऐसे ही जैसे मैंने पहले पे कितने को रखा है, दूसरे पे कितने को किसने रखा है, तीसरे वाले को किसने पहले पे रखा है, उनका गुणा करेंगे 708 से बट्टे 2 करेंगे प्लस 1 कर देंगे, वोट जो निकला है इस आदमी के कितने वोट पड़े हैं, ठीक है। निकाल के देख लो अभी। तो इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य अपनी राजधानी में और संसद दिल्ली में मतदान करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे यूपी है ना, यूपी, तो यूपी के कहाँ जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, और दिल्ली के जैसे दिल्ली में कौन करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों करेंगे वहाँ पर, दिल्ली, और राज्य अपने अपने राजधानी में करेंगे। संसद राज्य की राजधानी में मतदान कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें 10 दिन पहले चुनाव आयोग को क्या करना होगा, सूचित करना होगा कि हम दिल्ली ना देकर हम वोट कहाँ देंगे, अपने राज्य की राजधानी में देंगे। लेकिन उनका अधिकार कहाँ पर देने का, दिल्ली में। दिल्ली में नहीं जा पा रहे, मान लो पुडुचेरी या वहाँ के दूर दूर के लोग हैं, वो दिल्ली नहीं आ पा रहे, तो एक लेटर लिख के भेज देंगे कि हम अपनी राजधानी में ही वोट डालेंगे, है अपने लखनऊ, अपने विधानसभा के लखनऊ होंगे, विधायक जो करेंगे ना वो लखनऊ करेंगे। और कोई मान लो सांसद यहाँ से जाना नहीं चाहता दिल्ली, तो अपना लखनऊ डाल सकता है। तब वहाँ पर 10 दिन पहले वहाँ पर एक चिट्ठी भेजनी पड़ेगी कि मैं अपना वोट कहाँ डालूंगा, अपनी राजधानी में डालूंगा। वैसे सांसद और राज्यसभा के सांसद दोनों कहाँ डालेंगे, दिल्ली, ठीक है, राज्य की, वो देश की राजधानी में, और विधानसभा के, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है तथा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन करके 2026 तक के इन वोटों का क्या रखा गया है, आकलन। तो ठीक है, तो वर्तमान में 2026 तक 708 ही वोट माने जाएंगे, ठीक है, आंकड़ा ये रहेगा। लेकिन जब तक ये 26 के बाद में जो नई जनसंख्या है उस हिसाब से वोट वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। बात आती है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष रहेगा, तो 56 कहता है राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से, जब तक ऐसा नहीं है इसमें कि जैसे भंग होता हो कुछ, ऐसे लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री बनेगा 14 दिन बाद या 15 दिन बाद, ऐसे नहीं। आज राष्ट्रपति ने किसी ने शपथ ली है, तो जो जिसने शपथ ली है वो जो पीछे वाला राष्ट्रपति है उसको सम्मान सहित क्या करेंगे, विदाई देंगे और सम्मान सहित उसे स्वीकार करेंगे उसी दिन, ठीक है। जब तक पहले वाला हट नहीं जाएगा, जब तक नया बैठ नहीं जाएगा, तब तक पीछे वाला राष्ट्रपति हटेगा नहीं, ठीक है। तो अपने पद पर रहता है पीछे वाला। 56 कहता है राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ये तो 56 तक हो गया, भाई राष्ट्रपति खत्म हो जाता है तो 5 साल के लिए फिर चुना जाएगा नहीं, तो जो कार्यकाल बचा है उस तक चुना जाएगा, और 6 महीने तक उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस पद को संभाल सकता है, ठीक है। और 6 महीने के अंदर चुनाव करने होंगे। राष्ट्रपति पद पर व्यक्तियां या तो अचानक मृत्यु हो जाए उसकी, या पर उपराष्ट्रपति को सम्मोहित इस्तीफा दे दे, या तो मृत्यु हो जाए, या फिर उस पर इस्तीफा दे दे कि मैं अब राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं, या फिर उस पर कोई महाभियोग चलाया जाए कि जैसे कोई संविधान के खिलाफ ऐसा काम कर रहा है, तो पहले लोकसभा में 25% लोग आवाज उठाएंगे, साइन मारेंगे, और 14 दिन पहले वहाँ पर उसको सूचित करेंगे हम तुम पर क्या लगा रहे हैं,
महाभियोग, ठीक है। महाभियोग लगाने से पहले फिर वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के लोग उस पर विचार करेंगे, फिर भेजेंगे वहाँ पर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, अपना पक्ष रखेगा। फिर उसमें भी क्या होता है, वो हार जाता है 2/3, मतलब क्या है 66% वोट पड़ जाएंगे किसके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, तब वो अपने आप को इस्तीफा दे देगा, ठीक है। तो महाभियोग को आज तक इस्तीफा लगा नहीं, तो और पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है। 57 स्पष्ट ये कहता है कि एक बार पहले से जो कोई राष्ट्रपति है वो दोबारा फिर इलेक्शन लड़ सकता है। राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई भी आज तक दो बार राष्ट्रपति बना नहीं, और कोई भी चाहता भी नहीं, क्योंकि उम्र भी इतनी हो जाती है कि दोबारा राष्ट्रपति बनने लायक वो आदमी रहता भी नहीं और बनना भी चाहता नहीं, ठीक है। लेकिन वो चाहे तो दोबारा राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है, उम्मीदवार बन सकता है, ठीक है। 57 स्पष्ट कहता है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, 58 कहता है पद की योग्यताएं, अभी रिवीजन मारेंगे बाद में, ठीक है। पद की योग्यताएं है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, पागल दिवालिया ना हो। पागल दिवालिया मतलब यह है कि दिवालिया का मतलब है कि बैंक करप्ट ना हो, ठीक है। बैंक करप्ट का मतलब लोन वोन ले लिया हो, उसने कभी फिर चुकाई ना हो, ठीक है, उसका दिवाला निकल गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद का मतलब यह है पहले से चाहे IAS हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब वो पद संभालेगा तब किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, वो रिजाइन देगा, ठीक है। इलेक्शन टाइम पर वो रहेगा पद पर, लेकिन जिस दिन वो कुर्सी पर बैठेगा उस दिन क्या होगा, रिजाइन देना पड़ेगा उस लाभ के पद को, हाँ उसको हटाना पड़ेगा उसे, और लाभ के पद को हटाना पड़ेगा, और लाभ के पद के बाद पेंशन फिर राष्ट्रपति की मिलेगी उन्हें, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए कम से कम कितने 50 प्रस्तावक और 50 कैसे हो अनुमोदक, 50 प्रस्तावक हो 50 कैसे हो अनुमोदक, मतलब कहां से होने चाहिए, लोकसभा से, ठीक है। इसमें से जमानत राशि है 15,000 रुपये, पहले 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक के साथ में 2,500 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और जब ये 15,000 रुपये 2,500 रुपये जमा करने पड़ेंगे, 15,000 रुपये जब है जब आपका सिर्फ 18% वोट से कम पड़ता है, 18% से वोट आपका कम पड़ता है, तो आपके 15,000 रुपये हैं जो वो क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, ठीक है। जमानत राशि जब्त हो जाएगी, 1/6 बोल देता है 18% को, ठीक है, 1/6 भाग नहीं लेते, कम वोट पड़ते हैं तो। 97 में राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 का जो संशोधन अधिनियम था उसको 97 में फिर से खोला गया, और उसमें प्रस्तावकों की संख्या, अनुमोदकों की संख्या तथा जमानत राशि में वृद्धि कर दी गई। पहले रुपए कम हुआ करते थे, फिर डबल कर दिए, 15,000 कर दिए। पहले 7,500 हुआ करते थे, अब कितने कर दिए, 15,000 रुपये, ठीक है। 59 के अनुमोदक होता है कि जैसे हम पर्चा फाइल करने जाते हैं तो आपके साथ में जाते हैं ना सान मानने वाले, हम इसके साथ हैं इतने लोग, ठीक है, तो अनुमोदक होते हैं कितने लोग चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन में उतरे, ऐसे नहीं अकेला आदमी पहुंच जाए, जनता ऐसे तो हर आदमी भर देगा राष्ट्रपति का वो, तो लोकसभा से या राज्यसभा से 50 आदमी होने चाहिए, 10 जब पर्चा फाइल करने जा रहे हो तो 10 होने चाहिए, और जब आप इलेक्शन पर्चा फाइल कर चुके हो उसके बाद में इलेक्शन लड़ने के लिए 50 होने चाहिए। प्रस्तावक मतलब ऐसे जिन्होंने कहा हो कि हाँ इसे इलेक्शन लड़ना चाहिए, 50 उसके सपोर्टर मतलब प्रस्तावक होते हैं, और 50 अनुमोदक जो वोट दें उसे, ठीक है। राष्ट्रपति के पद की शर्तें इस प्रकार हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, और मतलब ऐसे नहीं डबल नहीं ले सकता, होगा, लेकिन क्या राज्यपाल भी बन जाते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति बन जाएगा वहां पर, लेकिन उस समय नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस समय पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद क्या नहीं कर देगा, धारण करेगा राष्ट्रपति का भी, और दूसरा जैसे संभालना चाहे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हूँ, या प्रधानमंत्री लाभ का पद नहीं है, और जैसे वो कहना चाहे मैं कैग CAG बनना चाहता हूँ या अटॉर्नी, सब पद में ही लेना चाहता हूँ, वो ऐसा नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति रहेंगे वो। राष्ट्रपति के अनुलाभ और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, नहीं। राष्ट्रपति ऐसे अधिकारी का आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होंगे, जैसा कि संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है कि वो उनको एक बंगला मिलेगा रहने के लिए, सुरक्षा के लिए गार्ड मिलेंगे, किचन, रसोईया, गाड़ी, सब कुछ सरकारी खर्चे पर होगा, टेलीफोन लाइन वगैरह, हवाई यात्राएं फ्री, ये सब किसके होंगे, राष्ट्रपति के लिए होंगे, ठीक है। एक महल ही है जिसे राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ है 60 में वो अपनी शपथ लेंगे, तो 60 के अनुसार वो अपनी शपथ लेंगे, और शपथ दिलाएंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न हो तो उनके वरिष्ठ चीफ जस्टिस, ठीक है। अब कई होता है कि जैसे राष्ट्रपति न हो, उपराष्ट्रपति न हो, तो कौन संभालेगा पद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसे क्या बोलेंगे, इम्पीचमेंट। महाभियोग कैसे लाया जाएगा, तो 61 में महाभियोग लाया जाएगा,
60 में शपथ हो गई, 61 में पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही चलाई जा सकती है। ऐसे नहीं कि पर्सनली कि मैं चाहूं तो अपना हक जमाने के लिए राष्ट्रपति पर केस कर दो, ऐसा नहीं। सिर्फ संविधान के कदाचार पर, संविधान का उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उससे बोलते हैं महाभियोग। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। 25% 1/4 लोग क्या करेंगे, एक सिग्नेचर करेंगे और कहेंगे हम महाभियोग लगाना चाह रहे हैं। 1/25 मतलब 1/4 25% जब राष्ट्रपति को सौंप दिए जाएंगे 14 दिन पहले कि हम आप पर क्या चलाएंगे, महाभियोग, ताकि राष्ट्रपति को पहले से मालूम पड़ जाए कि हम पर क्या चलने वाला है, महाभियोग, ताकि वो अपनी सफाई में राष्ट्रपति कुछ तैयारियां कर ले। जब महाभियोग के वोट पड़ेंगे तो कम से कम 2/3 वोट तो पड़ने चाहिए लोकसभा, फिर जाएंगे राज्यसभा में, फिर राज्यसभा उस पर क्या करेगी, फिर 2/3 वोट डाले, फिर भेजेंगे कहाँ, राष्ट्रपति पर, फिर राष्ट्रपति फिर से पढ़ेंगे उसे, कहेंगे अब तो मजबूरी है। अब वो अपनी सभा में क्या पेश करते हैं, उसके बाद उन्हें मजबूरन अपनी मजबूरन आपको उनको वो देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। चलो अब देख लो, 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए जिसमें प्रस्ताव पेश किया गया है। जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है उसे पारित होने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन को प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों की जांच करेगा, मतलब राज्यसभा। और जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच कर रहा हो तब राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आरोपों की जांच से अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि ये मेरे खिलाफ गलत है या सही है। राज्यसभा ने अगर जो पास नहीं किया तो राष्ट्रपति महाभियोग नहीं चलेगा, उसने भी पास कर दिया राज्यसभा ने तो फिर पक्का उन्हें वो देना पड़ेगा। ठीक है, इस्तीफा। आज सही पेश हुए तो फिर क्यों हटेंगे वो, जब सही है तो फिर महाभियोग क्यों आएगा। अरे कैसे क्वेश्चन करते हैं यार। ठीक है, 2/3 से वो भी पारित करते तो महाभियोग उन पर हो जाएगा और मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद का एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, आदि। ठीक है, संसद द्वारा, और आदि प्रक्रिया खुद राष्ट्रपति निभाते हैं। ठीक है, आदि प्रक्रिया तो कौन कर देगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और आदि प्रक्रिया उनके विवेक पर होती है कि हाँ अब तो 2/3 पास होके आ गया तो अब तो हटना ही है। ठीक है, इस प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिका से के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने का प्रावधान है 62 में। राष्ट्रपति जैसे किसी भी कारण, या तो वो अकस्मात मृत्यु हो जाती है या फिर इस्तीफा देता है या फिर वो किसी क्या कहते हैं महाभियोग के द्वारा हटाया गया है। ठीक है, तो उसको भाषण में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद को भरने का प्रावधान किया गया है। 62 1 और 2 दोनों ही 62 के हैं। तो पहला कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति के जो चुनाव, जैसे मान लो अभी 2024 में कार्यकाल पूरा होने वाला है और उनको 2023 से इस्तीफा देते हैं या फिर वो कहीं अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 23 से 24 के बीच में एक राष्ट्रपति उन्हें क्या करना है, चुनना है। ठीक है, उस रिक्त पद को क्या करना है, भरना है। या राष्ट्रपति का पद किसी कार्ड, कोई भी कार्ड हो सकता है, तीनों कार्डों में से कोई भी कार्ड हो सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर उस गद्दी कौन संभालेगा, न्यायाधीश। एक बार हो चुका है ऐसा, तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निबंध करेंगे, वो कर चुके हैं हिदायतुल्लाह। ठीक है, CJI हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर तुम्हारे वो गए थे, राष्ट्रपति खत्म हुए थे, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो दोनों जगह खाली हो गई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पद संभाल लिया। 69 में ही संभाला था, जुलाई से लेके अगस्त तक, 1 महीने के लिए। इलेक्शन हो गया, वैसे ही राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति फिर बाद में आ गए। ठीक है, बात करेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पावर क्या, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो जैसे बिल है, मतदान है, इमरजेंसी है, ये सब क्या है, इनकी शक्तियां हैं। ठीक है, इसमें शक्तियां क्या हैं, कार्यकारी शक्ति इसमें है, विधायी शक्तियां इनमें है, न्यायिक शक्तियां इन पर हैं, सैन्य शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, इन पर सब पर चर्चा करेंगे अभी। कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, वीटो शक्तियां, विशेषाधिकार शक्तियां और विवेकाधीन
शक्तियां। अब इतने शक्तियों से पहले एक बार रिवीजन मार लो आर्टिकल का, इंपोर्टेंट आर्टिकल ये है ना 52 से। 52 क्या कहता है तुम्हारा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में कहता है संघ की कार्यकारी शक्तियां इनमें निहित हो गई। और वहीं 54 कहता है तुम्हारा कि इनका चुनाव कैसे होगा? 54 से चुनाव, 54 च से चुनाव। 52 राष्ट्रपति होगा, 53 में शक्तियां और च से 54 च से चुनाव। ठीक है, 54 में चुनाव होगा। चुनाव तो सबको मालूम है। 55 का राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया, जब चुनाव है तो फिर उसकी प्रक्रिया चुनाव होगा कैसे, किसमें? 55 में। 54 च चुनाव, 55 में चुनाव की प्रक्रिया। 56 कहता है तुम्हारा, 56 कहाँ गया? 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण की कब से कब तक रहेंगे। जब पहले चुनाव कराया हमने, चुनाव कैसे कराया? 55 में। जब चुनाव हो ही गया है पूरा, तो उसके बाद में पद पर पद, कुल मिला के ये है कि 56 में पद है उनका। ठीक है, 56 में पद है। 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता, चुनाव फिर से लड़ सकता है। और 58 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, 58 में योग्यताएं। 59 कहता है आपका राष्ट्रपति के पद की शर्तें, क्या क्या शर्त होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। और 60 कहता है शपथ के लिए, तब उसको क्या मिलेगी? शपथ। 61 में महाभियोग। अब 52 से याद करो, 52 राष्ट्रपति होगा, 53 उसकी संघ की शक्तियां उसमें रहते हैं, 53 में वो, 54 में चुनाव कैसे होगा? 55। और 56 में कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 56 में कार्यकाल। 57 में दोबारा वो इलेक्शन लड़ सकता है। 58 उसकी योग्यताएं। और 59 शर्तें, किस शर्त पे रहेगा वो। और 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। फिर से एक बार रिवीजन मार लो। 52, 53 संघ की शक्तियां, 54 चुनाव, 55 प्रक्रिया और 56 कार्यकाल, 57 दोबारा से निर्वाचित और 58 उसकी योग्यताएं और 59 शर्तें और 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। हो गए? चलो अब उनकी शक्तियां देख लें एक बार। शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो आर्टिकल 53 में कहा गया था, एक शक्तियों की बात की गई थी। सारी शक्तियां, संघ की शक्तियां किसमें रहते हैं? राष्ट्रपति में। और 53 हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां किसमें? देश की जो शक्तियां वो किसमें? कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में। संघीय कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, अधीनस्थ अधिकारी कौन कौन से? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, चाहे तुम्हारा रक्षा मंत्री हो, चाहे तुम्हारा दुग्ध पशु मंत्री हो, चाहे तुम्हारा होम मिनिस्टर हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, वो सब किस में आएंगे? मंत्रिपरिषद में। मुख्यमंत्री मतलब जो चीफ है वो प्रधानमंत्री है। और मंत्रिमंडल इनके कैसे होंगे? अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है, 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी अधिकारी जो आधिकारिक हैं, आधिकारिक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और सरकार के सभी निर्णय उनके निर्णय पर माने जाते हैं। कुल जमा बात ये है, जैसे एक राजा है, एक राजा पहले होता था ना, पहले राजा जैसे राजा होता था, तो राजा के भी एक विभाग होता था। राजा को घोड़े संभालने के लिए घोड़सवार वो ठीक है अलग होता था, खेती बाती संभालने के लिए अलग होता था, दीवान अलग होता था, कोतवाल अपना अलग होता था। उन सब मंत्रियों के ऊपर एक मंत्री होता था प्रधानमंत्री। वो जैसे अकबर के लिए बीरबल थे, अब प्रधानमंत्री था। अब राजा को कोई किसी राज्य से बात करनी है या कोई किसी मामले में बात करनी है तो वो किसको बताते थे? प्रधानमंत्री को। अच्छा, प्रधानमंत्री लगता था उसे कि उसे भेजना है, जैसे मामला रक्षा से है तो सेनापति को भेजते थे। ठीक है, उन्हें मामला खेती बाती से है तो प्रधानमंत्री खेती बाती संभालने वाले को भेजते थे। ऐसे ही सिर्फ यहाँ पर होता है, राजा कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ने कहा कि जाओ, क्या प्रधानमंत्री को भेज रहा है कि जाओ तुम सीधे जाके बात कर रहे क्या हो रक्षा के मामले में किसी देश से। अब रक्षा के मामले में बात करनी है तो वो प्रधानमंत्री किसको भेज देगा?
रक्षा मंत्री को भेज देगा। और किसी विदेश मंत्री विदेश की बात है तो विदेश मंत्री को, अपना काम उन प्रधानमंत्री के नीचे बटा हुआ है। तो राजा का सहयोगी या अधीनस्थ मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जैसे विदेश से कोई आ रहा है या जा रहा है तो किसकी सम्मति चाहिए? राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा प्रथम नागरिक भी है और कार्यकारी सारी शक्तियां भी राष्ट्रपति में। या मान लो कोई भी विधेयक है या कोई भी मान लो कानून बनाया, उसमें अंतिम मोहर कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति लगाएंगे। क्योंकि मेन मुखिया जैसे ना घर में दादा होते हैं तो दादा को अंतिम पूछते हैं, दादा कहते हैं ठीक है कर लो काम, तो सब लोग काम कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है यहाँ पर होता है अपने देश में, इस संविधान में होता है कि सब तैयार हैं, उसके बाद में जो दादा तैयार हो जाएंगे, दादा रूपी राष्ट्रपति तैयार हो जाएंगे, अंतिम अपनी स्वीकृति दे देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो सारी शक्तियां किन के पास में? तो वही कहते हैं 53 के अनुसार कि सारी शक्तियां किन के अंतर्गत हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है, और अधिकारी अपने निर्णय जो भी निर्णय लेगी सरकारें 77 के हिसाब से जो भी निर्णय लेंगी वो कौन लेंगे? अंतिम मोहर कौन लगाएंगे? ये 77 कहता है, 78 कहता है वहीं राष्ट्रपति को संघ के मामलों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वो किसी भी मंत्रालय में पूछ सकते हैं काम देश में कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, कहीं भी कोई हिंसा होती है उसमें पूछ सकते हैं, या कोई भी काम चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है या कोई भी, तो उस पर क्या कर सकते हैं? राय ले सकते हैं कि काम कैसे चल रहा है। ठीक है, उनके अधीनस्थ अधिकारियों से। 78 कहता है 77 अंतिम मोहर वो लगाएंगे। ठीक है, वहीं संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। अब किस किस को वो नियुक्ति देते हैं और शपथ दिलाते हैं? ठीक है, केंद्रीय मंत्रियों को वही नियुक्त करते हैं, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं किसी के कहने पर? पार्टी अध्यक्ष के कहने पर। कोई जैसे पार्टी जीत गई, मान लो बीजेपी गई जीत कर, अब बीजेपी इलेक्शन हो गया, मान लो इलेक्शन हो गया, अब ये नहीं मालूम यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा कौन, इस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा कौन, तो पार्टी अध्यक्ष क्या करेगा? अपना सबको बिठा के सबको पूछेगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा है बीजेपी के, पार्टी अध्यक्ष क्या करेगा? वो अध्यक्ष है ना, सब पार्टी का अध्यक्ष है, सब सांसद जो जीत के आए हैं वो निर्णय करेगा इन सब सांसदों में से कौन योग्य है प्रधानमंत्री के पद लायक। ठीक है, तो उसका नाम लिखकर राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको नियुक्ति कर देंगे और नियुक्ति के बाद उसे क्या दिलवा देंगे? शपथ दिलवा देंगे। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों की कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपालों की राष्ट्रपति। उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की। अब यहाँ पर देखो उच्चतम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करते हैं? लेकिन किसके कहने पर? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर ही। वहाँ पर कॉलेजियम की व्यवस्था से मुख्य होगा जो चीफ जस्टिस होगा वो लिख कर दे देगा कि फलाने को न्यायाधीश बना दिया जाए, तो ये कहते हैं हाँ ठीक है बना दिया जाए। लेकिन इनको तो सिर्फ पूछने के लिए कहते हैं ना, दादा बुजुर्ग होते हैं, दादा को काम करने की क्षमता नहीं होती, कहीं आ जा नहीं सकते, तो सिर्फ दादा को पूछा जाता है। दादा माने तो ठीक है, नहीं माने तो दूसरा रास्ता है, सिर्फ पूछा जाता है। दादा सिर्फ हाँ करो और कुछ नहीं करना और बाद बाकी तो काम हम संभाल लेंगे। बस वही होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अपने जो भी न्यायाधीशों को चुनता है तो खुद अपने बेंच से चुन लेता है, अपने कॉलेजियम व्यवस्था से चुन लेता है। और लास्ट टाइम दादाजी को पूछा, दादाजी इसे चुन लिया है हमने, बताओ क्या करें, शपथ दिलवा दोगे? हाँ ठीक है दिलवा दो। बस इतना ही होता है, कुछ नहीं, सिर्फ पूछा जाता है राष्ट्रपति को। बाद राष्ट्रपति ये कहें नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरा चुन देंगे लोग। ये संविधान लिख दिया है कि सिर्फ हम चुनकर देंगे, आपको नियुक्ति करनी है, एक ऑफिशियल मोहर मारनी है कि हाँ बस तुम्हारी रजामंदी चाहिए, हाँ यही है। ठीक है, बाद में देखो मंत्री चुने, वो किसने चुने? प्रधानमंत्री जो बन गया, प्रधानमंत्री चुना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की तो पार्टी अध्यक्ष के कहने पर। ऐसे राज्यों के राज्यपाल ये स्वविवेक पर कहा इन्होंने, वो भी मंत्रिपरिषद कहेगा। मान लो अभी मोदी जी हैं, मोदी जी कहें कि क्या कहते हैं कि वहाँ के राज्यपालों को मैं बदलना चाहता हूँ, मेरी सरकार है या मेरी सरकार नहीं है, सत्ता में सरकार मान लो बीजेपी की है, वो कहना चाहें किसी राज्यपालों को, किरण बेदी के साथ नहीं हुआ था, ठीक है, तो क्या है कि वहाँ से मैं हटाना चाह रहा हूँ या उनको वहाँ पर भेजना चाह रहा हूँ, तो वो किसी को कहेंगे? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हीं को हटा देगा, किसी को वहाँ पर राज्यपाल बना देगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति को केंद्र सरकार बना सकती है, चुन सकते हैं, जिसका बहुमत सरकार है वो उसके वोट ज़्यादा हैं, तो राष्ट्रपति भी वैसे ही बोलेगा जैसे केंद्र सरकार चाहेगी। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। भारत के नियंत्रक माले का परीक्षक ये भी, संघ लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष और सदस्य सब राष्ट्रपति। ठीक है, यूपीएससी। अब ऐसे ही हो जाता है, राजा के दायां हाथ और बायां हाथ दोनों क्या होता था? प्रधानमंत्री।
अब इसमें भी आज संविधान में भी दायां हाथ बायां हाथ भी कौन है? प्रधानमंत्री। वैसे कहे ना ऑफिशियली सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? तो राष्ट्रपति में, लेकिन देखी जाए ना सबसे ज्यादा ताकत है उससे भी ज्यादा तो प्रधानमंत्री में। क्यों कहते हैं ना कि सिर्फ उनको तो सिर्फ पूछा जाता है, बात करते तो सब प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी निकल के नहीं आता और प्रधानमंत्री के पद के लिए सब निकल के आते हैं, ठीक है। तो पावर किसमें ज्यादा है? और रबड़ की मोहर किसे बताया जाता है? राष्ट्रपति को। सिर्फ रबड़ की मोहर है, यहाँ लगा दो बस काम खत्म। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? अपने नियुक्ति अपने फाइल पकड़ा रहा है, लो मोहर मार दो, मार दी। यहाँ पर प्रधानमंत्री कह रहा है लो मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक मोहर मार दो, लो मार दी। ये कहे राज्यों का राज्यपाल, प्रधानमंत्री कह रहा है या मंत्रिपरिषद कह रहा है कि लो ये फलाने राज्य में क्या होने चाहिए? राज्यपाल होने चाहिए, लो मार दी रोबोट। भारतीय नियंत्रक के माले का परीक्षक सरकार ने चुन के भेज दिया, मार दी मोहर। संघ लोकपाल यूपीएससी किससे चुनना है? संसद ने बता दिया, मार दी मोहर। तो राष्ट्रपति को सिर्फ क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि हमारा प्रथम नागरिक है, जैसे अपने घर में कहते हैं हमारे बुजुर्ग हैं यार, इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए, तो पूछ लो अंतिम में। बस वही है कि सारे काम भूमिका बना ली, उसके बाद में लास्ट में पूछ लो हाँ तो हाँ और नहीं तो फिर दोबारा फिर देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही मुख्य चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग और यूटी के राज्यपाल और प्रशासन ये मुख्यमंत्री और राजभाषा आयोग, ये सब क्या है? देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री दिया हुआ है, जैसे दिल्ली का है या किसी का, ठीक है। वहाँ पार्टी बताएगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो वो नियुक्ति कर देंगे, मतलब रबड़ की मोहर यहाँ पर क्या होगी? लगती जाएगी, ठीक है। तो यूटी यानी ये केंद्र शासित राज्यपाल और प्रशासक, प्रशासक या फिर मुख्यमंत्री कह सकते हो। जैसे पंडिचेरी में, दिल्ली में ये कैसे हैं? मुख्यमंत्री हैं, वहाँ राज्यपाल तो होते नहीं। वहाँ पर वैसे जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ पर कौन होते हैं? राज्यपाल। केंद्र से आता है सरकार और केंद्र की सारी शक्तियाँ किसके पास में? राष्ट्रपति के में। तो चुनता कौन राज्यपाल को? राष्ट्रपति। अब जैसे ना यूपी में जैसे सरकार चल रही है, मान लो कोई भी सरकार चल रही है, उसके सीसीटीवी कैमरे का काम कौन कर रहा है? राज्यपाल। कि सरकार क्या कर रही है सबकी मॉनिटरिंग करके सबको बताएगा किसको? राष्ट्रपति को, कि साहब यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं, तो वहीं से वो क्या कर देगा? लगाम खींच देगा। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं खींचता, एक्चुअल में क्या है तो समझ गए होगे कौन खींच लेता है, ठीक है। आगे आओ। राष्ट्रपति को यूपीएससी सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों और कार्यकाल के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है और राष्ट्रपति केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति और घोषित कर सकता है, मतलब किसी को आदिवासी डाल सकता है कि ये क्षेत्र आदिवासियों का है, इस टेरिटरी में क्या है कि अनुदान और सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि आदिवासी लोग हैं। ये राष्ट्रपति अपने स्वविवेक पर क्या कर सकता है? उस क्षेत्र को, उस टेरिटरी को घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग या नियंत्रक माले का परीक्षक जो सीएजी बोलते हैं, या फिर भाषा आयोग या यूपीएससी और चुनाव आयोग की कार्रवाई रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ये सारे सब रिपोर्टें जो हैं सो सब रिपोर्टें किसके सामने प्रस्तुत की जाती हैं? संसद के सामने, ठीक है। संसद में जो लोग बैठे हैं ना वो फिर फैसला लेंगे, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इनकी विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां क्या क्या है इनकी? तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। संघीय कार्यपालिका मतलब है राज्यसभा और लोकसभा और पूरा देश, इसके क्या है? ये राष्ट्रपति प्रमुख है। ये संसद का भी अभिन्न अंग माना जाता है कि संसद का क्या है? अंग है। अभिन्न अंग का मतलब क्या है? अंग है, भिन्न नहीं है, मतलब कैसा है? उसी का अंग है। जैसे संसद तुम्हारी कैसे बनी? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का क्या है? अंग है, ठीक है, अभिन्न अंग है। तो ये हस्तक्षेप कर सकता है संसद में, बिल्कुल कर सकता है। सबसे ऊंची कड़ी क्या है? राष्ट्रपति। वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अब ये क्या कर दिए? खत्म कर दिए गए। 104वां संविधान संशोधन आया सन 2019 में। 331 में ये व्यवस्था थी कि वो क्या कर सकते हैं? लोकसभा में चुन सकते हैं। हाँ, किस बात है? बस आ रही है तुम्हें? तो फिर चलो तुम इधर आओ, तुम जाओ बाहर जाओ। राष्ट्रपति बन रहे हो अभी। हाँ, और 331 एक फिल्म थी वो राजपाल यादव की,
वो उस फिल्म में राज्यपाल क्या करता है, जिस आदमी को देख लेता है उसके साथ अपनी ज़िंदगी सेट कर लेता है खुली आंखों से। वो तुम कर रहे हो अभी। 331 में कुछ 4वां संविधान संशोधन होता है, वो कहता है एग्लो इंडियन अब नहीं बनेंगे। एग्लो इंडियन से मतलब था जैसे कि अंग्रेज अपने किसी एक वंश को छोड़ गए, मान लो कोई हमारे इंडिया वाले ने, हमारे भारत वाले वासी ने किसी अंग्रेजन से शादी कर ली, उनका दोनों का क्या हुआ, एक बच्चा हुआ, तो नहीं तो हिंदुस्तानी नहीं अंग्रेज हो पाया, तो वो कैसा हो गया, एग्लो इंडियन। ठीक है, शकल तो अंग्रेज जैसी, बाल हमारे जैसे काले काले, तो वो एग्लो हो गया। ठीक है, तो एग्लो इंडियन को 2 सीटों का पहले था, तो अब एग्लो इंडियन को क्या कर दिया है, वो हटा दिया है। हाँ बिल्कुल है एग्लो इंडियन, और क्या। चलो, उपराष्ट्रपति में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एग्लो इंडियन नहीं होगा। इटली ने हमारे ऊपर राज्य ने किया, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों की बात की जाती है। ठीक है, हाँ 12 सदस्यों का नामांकित कर सकता है, धारा 80। ठीक है, 331 के तहत ही क्या है, 2 एग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा में, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य अपनी खुद की मर्जी से क्या कर सकता है, निर्वाचित वो मनोनीत कर सकता है। क्या ये उम्र होती है, ये उम्र ऐसी होती है कि घर में जब शादी वाले आते हैं 18 साल के बाद में, तो ये कहते हैं घर वाले का लड़ा कहाँ है, कोचिंग गया है, काहे गई कि फर्स्ट क्लास, तो वो लंबाई चौड़ाई देख के आदमी देख लेता है, चलो लगे तो जावे ना, 10वीं का खेत तो आती है, तो वो सब व्यवस्था बन जाती है। वो वाले हो तुम। चलो, तो 331 में लोकसभा के 2 थे पहले, हटा दिए, और राज्यसभा में 12 अभी भी बरकरार हैं। ठीक है, वह संसद को बुलाता है और स्थगित कर देता है। संसद को बुला भी सकता है राष्ट्रपति, और क्या कर सकता है, विघटन भी कर सकता है, भंग कर सकता है। मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा हो गया, अभी बीजेपी चल रही है, जीत गई कांग्रेस, तो क्या करना पड़ेगा, सब सांसदों को हटाना पड़ेगा, यानी विघटन करना पड़ेगा, और दोनों को जरूरत पड़ जाए, राज्यसभा लोकसभा को, और दोनों को इकट्ठा कर सकता है किसी भी बहस पर कि दोनों लोग इकट्ठो, मुझे सब चाहिए इकट्ठे एक कमरे में। ठीक है, और दोनों से पूछ सकता है ये काम हो रहा है, सही हो रहा है क्या, तो उसमें वोट पड़ेंगे, फिर सब क्या पड़ेंगे, उसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, और संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद की कोई भी बैठक 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए, 6 महीने के अंदर बैठक होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में क्या होना चाहिए, आपसी समन्वय, सबका मिल, मतलब ऐसा ना 6 महीने तक कोई भी सांसद नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जब ये बैठक होगी तब सब के सब एमपी वहाँ पर होंगे, सारे के सारे एमपी, या कोई ना कोई कानून बनाना होगा, या कुछ ना कुछ उसमें बात चलेगी। ठीक है, वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करते हैं। वह प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में और संसद के संयुक्त सत्र में भी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, संयुक्त में भी और पहले सत्र में भी। जब पहला सत्र होता है ना इलेक्शन जीतने के बाद में, तब पहले सत्र को संबोधित कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और जब जरूरत पड़ती है तो 108 के तहत दोनों को बुलाकर फिर भी क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। ठीक है, और कितना अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। या तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है, तो अनुच्छेद 87 इनको ये पावर देता है कि वह सदन की अध्यक्षता लोकसभा के किसी भी सदस्य को सौंप सकता है। किसी भी सदस्य का मतलब प्रोटेम स्पीकर भी होता है, वो उपाध्यक्ष बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर उपाध्यक्ष, उसके नीचे उसे लगता है इनमें से मलाई कौन है, मतलब सबसे योग्य कौन है, बुजुर्ग है, ठीक ठाक सा कौन है, उसको उठाकर कुर्सी पर बैठा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, नहीं जल्दी से तो करा देगा बहन जी। उसमें ये होता है कि जैसे मान लो अभी राष्ट्रपति 40 साल का हो, या तो सरकार की नहीं मानेगा, या फिर उसमें महाभियोग चला जाएगा, या फिर छोटी सी एक्शन डाल देगा, हमला हो, डायरेक्ट कह देगा हमला करो। और मान लो मणिपुर की हिंसा हुई थी अभी, आदिवासी राष्ट्रपति हैं आपके, और आदिवासी लोगों में हिंसा हो रही थी, लेकिन एक्शन नहीं ले पाई। कार्ड समझ रहे हो, रबड़ की मोहर, वो चाहती तो उनके पास क्या था, पावर थी, कोई सी भी पोटा रास्का वगैरह कुछ भी लगा देती वहाँ पर, और सबको भेज देती, सेना को वहाँ कर देती ना कंट्रोल, लेकिन उनको वहाँ पर नजर नहीं आया कुछ भी,
है ना। लेकिन संविधान कहता है ना, किसी भी राज्य में राज्यपाल हर जगह बैठाया हुआ है, कहीं भी कुछ चल रहा है तो कौन बताएगा? राज्यपाल, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास है ना वहाँ पर केंद्र शासन करना, केंद्र शासित प्रदेश बनाना, या फिर राष्ट्रपति शासन लगाना, चाहती तो लगा दी थी और केंद्र से फौज भेज देती, वहीं पुलिस खत्म, ठीक है। लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि जब तक मुखिया कौन है, कौन कहता है राष्ट्रपति है, रबड़ की उम्र बताया, प्रधानमंत्री, समझ गए ना, ठीक है। अब वो युवा होती तो डायरेक्ट क्या लेती है, एक्शन लेती। अच्छा, महिलाओं पर अत्याचार, ओ माय गॉड, चलो पकड़ो उन्होंने सब, एक दिन का पीसना था सब कुछ मणिपुर, ठीक है, एक दिन में सब कुछ सेंटर में कर देते हैं। अब ऐसे ही कि पाकिस्तान अभिनंदन चला गया था, उधर राष्ट्रपति होता नया युवा, नहीं एक रफेल, अच्छा एक 20 रफेल भेजो यहाँ से, रफेल होते उस टाइम पे तो 20 रफेल भेज दिए जाते, ठीक है। इसीलिए युवा नहीं बन पाते। 35 साल की उम्र बेशक है, कभी 25 साल का प्रधानमंत्री बनना हुआ देखा कोई? 42 साल के थे जब राजीव गांधी आए थे तब भी, ठीक है। तो 25 साल का जब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 35 साल का राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, ठीक है। तो 108 के तहत संयुक्त सत्र बुला सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक हो और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर इन दोनों को, अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है कि मुझे पसंद नहीं आया, लो फिर से जांचो। मान लो कोई विधेयक भेजा, उन्होंने कहा कि गायों के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, या फिर 3 किसान बिल के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, ये बिल चलाता है, या किसानों के लिए ये करना चाह रहे हैं, उसमें धन की बात नहीं आ रही है, संशोधन 368 की बात नहीं आ रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? फाइल फेंक सकते हैं, वापस जाओ फिर से चेक करो, क्रॉस चेक करो, फिर भेजना, फिर भेज सकते हैं, फिर चेक करो, फिर भेज सकते हैं, चाहे तो पास नहीं कर सकते। ये उनके पास क्या है? पावर है। उनके पास एक पावर और होती है वीटो पावर। वीटो पावर बहुत अच्छी पावर है। वो क्या कहते हैं, किसी ने कोई बात बनवाने की कोशिश की तो वो अपनी जेब में रख सकते हैं और घूमते रहे, नहीं दे रहे वापस, नहीं तो वापस दे रहे, नहीं खुद पास कर रहे, तो वो होती है वीटो पावर, ठीक है, पॉकेट वीटो, ठीक है। चलो अब बात आती है 52 से 78 तक हो गया तुम्हारा, रिवीजन हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें पढ़ेंगे जो अध्यादेश जारी करेंगे 123 के तहत। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे करेंगे वो। उसके बाद में जो धन विधेयक है या ये जो भी विधेयक है वो कैग की नियुक्ति कैसे करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे हम अगले दिन, यानी कि कल, ठीक है। आज का इतना ही था। आज का तुम्हारे पास ये सारी PDF पहुंच जाएगी और आप इसे डिटेल से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। अरे खेसरी लाल बोलते हैं ना, नून रोटी खाएंगे और घर छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वही कहता हूँ बार बार में, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये देखो किसी न किसी आदमी की कॉमन चीज होती है वार्तालाप में, और जैसे मेरे यार ठीक है का मतलब है कि यहाँ तक सब कुछ ठीक है। हर आदमी का एक टेक होता है और उसी टेक को रीटेक कर करके उसकी मिमिक्री की जाती है। तो मेरी तो बस वही है, ठीक है।